कब्ज और दस्त दोनों ही आंत की अस्वस्थता का संकेत, चाहे कब्ज हो या दस्त हो, ये आंत की अस्वस्थता का संकेत है। सावधान हो जाना चाहिए। मैंने पहले भी ऐसा कहा है कि जब लगातार 2 दिनों तक खुलकर शौच न हो तो समझना चाहिए कि शरीर में कोई आग लगाने आ रहा है। जब अब इसके बारे में बताना चाहूँ, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन, IBS C और IBS T इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायरियल 2 प्रकार के हैं। ये बारी बारी से ऐसा होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया, कभी लूज मोशन हो गए, डायरिया हो गया, कभी डायरिया हो गया, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया। ये सिलसिला चलता रहता है। अब बहुत लोग, बच्चों से लेकर के बड़ों तक की ये समस्या रहती है। अधिकांश लोग ऐसे आते हैं उनकी इस समस्या से, वो बराबर उनका मन इसी में लगा रहता है। कहते हैं कि हमें बराबर कई बार कॉन्स्टिपेशन हो गया, कई बार लूज मोशन हो गए, हम इसी को लेकर के परेशान रहते हैं, हम इसलिए कहीं जा नहीं पाते। जाने में हम कहीं जाते हैं तो लगता है कि हमें कहीं जाना पड़ जाए, बार बार जाना पड़ जाए। कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है, ये डायरिया क्यों हो रहा है, लूज मोशन क्यों हो रहे हैं, कारणों में जाना पड़ेगा। क्या है इनके कारण? कारण बिना कार्यम कदाचन न विद्यते, कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। हर चीज के पीछे कोई न कोई कारण होता है। तो कॉन्स्टिपेशन के पीछे कारण क्या है, दस्त के पीछे का कारण क्या है? और दोनों पीछे एक ही चीज निकलती है कि कई बार वही चीज होती है, उसी से कॉन्स्टिपेशन इनको हो रहा है और किसी को दस्त हो रहे हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको कई बार नित्य एक बार खुल करके शौच हो रहा है तब भी ठीक है। वैसे जई बार खाना तई बार जाना का सिद्धांत है। 2 बार खाते हैं तो 2 बार शौच ले जाना चाहिए। मैं तो एक बार ही प्रधान भोजन लेता हूँ, कहना चाहिए। दोपहर में आहार लेता हूँ, अन्न लेता हूँ, प्रातः सायं सूक्ष्म जलपान होता है, सायंकाल फलाहारी होता है, फिर भी 2 बार शौच के लिए जाता हूँ। तो आंतें निश्चित समय पर मल को जो निकालती रहती हैं, उनको कदाचित कहीं साल 2 साल में कहीं लूज मोशन हो जाए, कहीं कॉन्स्टिपेशन थोड़ा बहुत कहीं कुछ हो जाए, उसको कहा नहीं जाएगा। लेकिन जिनको अक्सर हफ्ता 10 दिन में कॉन्स्टिपेशन हो गया, फिर ऐसे ही 5-7 दिन के लिए लूज मोशन हो गए, ये ठीक नहीं है। उनका स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं हो पाता। अब उन्होंने कि कॉन्स्टिपेशन जब हुआ, आप करते क्या है, कॉन्स्टिपेशन हो गया तो कॉन्स्टिपेशन में उन्होंने डाइट ऐसी ली जो लग्जेटिव डाइट है, उसको लेते 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 उनको डायरिया हो गया। अब डायरिया होते ही उन्होंने फिर क्या किया कि ऐसी डाइट ली जिससे मल बंधे, फिर कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो शुरू से ही आदत ऐसी बनानी पड़ेगी कि हमारी आंत का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, हमारी आंतें कैसे स्वस्थ रहें, आंतों की गति ठीक रहना, जो उसमें पेरिस्टाल्सिस होती है, आकुंचन प्रकुंचन होता है, वो ठीक तरीके से काम करता रहे। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमें फाइब्रस डाइट लेनी पड़ेगी। आहार ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें पर्याप्त मात्रा में रेशा होना चाहिए। नियमित समय पर खाना पड़ेगा। रेशेदार आहार का सेवन करना होगा। कुछ कच्ची चीज़ों, कच्ची सब्जियों का सेवन करें, कुछ उबली हुई सब्जियों का सेवन करें। मिर्च मसाले जो डिब्बाबंद चीज़ें जितनी भी आ रही हैं, चाहे पैकेट बंद, जो फैक्ट्री से निकल के आ रही है, उसको सेवन नहीं करना है। यदि इतना ही कर लिया तो समझिए 50% लाभ हो गया। मार्केट की चीज़, बाजार की चीज़, बाजारू चीज़ बिल्कुल नहीं खानी है। सिर्फ घर का ही खाना है। पानी भी पीना है तो घर का ही पीना है। कहीं बाहर जा रहे हैं तो घर का जो भी पानी अपना हैंड पाइप का पी रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं उसको ही अपने साथ लेकर जाएं। बाहर का न खाना है न पीना है। निश्चित समय पर खाने के लिए क्या है, सुबह नाश्ता कितने बजे हो जाना चाहिए। नाश्ते में कोई भी फल ले सकते हैं, लेकिन अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो पपीता जैसी चीज़ें न लें। ज़्यादा उसमें आम आ रहा है, आम चिकना कुछ आ रहा है तो उस समय सलाद भी न लें। कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसमें सलाद अवश्य लें। और थोड़ा स्निग्ध भोजन लें। स्निग्ध भोजन क्या है, नारियल है, नारियल का गरी, उसकी चटनी हो सकती है, नारियल का तेल हो सकता है, तिल का तेल हो सकता है, गाय का घी हो सकता है, इनका भी सेवन करें कॉन्स्टिपेशन की अवस्था में। लेकिन जब उधर डायरिया हुआ है तब इन चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। तो पहली बात तो है अपने चिकित्सक से मिलें, चिकित्सक क्या बता रहा है। और दूसरी चीज़ यह है कि ऐसे जो केंद्र हैं वहाँ पर जाकर के एक डाइट चार्ट अपने लिए बनवाएं। उसमें आपकी स्थिति को देख करके, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को देख करके, आपकी
आयु, बल, इन सब चीज़ों की समीक्षा करने के बाद में सुबह नाश्ते में क्या होगा, दोपहर के भोजन क्या होगा, फिर शाम को 4-5 बजे क्या लेंगे, रात के 7-8 बजे क्या होगा, ये सारा सब तय कर दिया जाएगा। कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, दूध ले रहे हैं, कई लोगों को लूज मोशन हो रहा है, दूध ले रहे हैं। अलग अलग सारे सब जो कुछ कहता है वो खा रहे हैं तो मैं भी खा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सब पर एक जैसे नियम लागू नहीं होंगे। कॉन्स्टिपेशन के लिए अलग डाइट होगी, लूज मोशन के लिए अलग होगी। लेकिन एक ही व्यक्ति को बारी बारी से ऐसा हो रहा है, कभी दस्त, कभी कब्ज, तो उसका भी एक बीच का रास्ता ऐसा निकाला जाएगा जिससे कब्ज भी उसकी ख़त्म हो और दस्त भी ख़त्म हो। लेकिन एक विशेष बात बता दूँ कि बेल कब्ज और दस्त दोनों में ही लाभकारी है। इसमें बेल मिल रहा है, बेल का सेवन करें। बेल जब न मिले तो बेल के चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। बेल के मुरब्बे को धो करके, क्योंकि मैं चीनी और चीनी से बनी चीज़ों के खिलाफ हूँ। बेल में मुरब्बा में चीनी बहुत ज़्यादा होती है, हालांकि उसके अंदर भी चीनी चली जाती है, लेकिन धो देंगे तो चीनी का अंश कम रह जाएगा। इसका भी सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन भोजन के साथ में करना है। इसके साथ साथ प्राकृतिक उपचार, इसमें मिट्टी पट्टी है, आंतों का संशोधन है, मिट्टी की पेट की सेक है, गर्म ठंडी सेक है, पेट की लपेट है, ये भी बड़े कारगर हैं। इसके लिए कहीं न कहीं प्राकृतिक चिकित्सालय में जाना होगा, व्यायाम भी करना होगा। व्यायाम में टहलना और यौगिक व्यायाम, योगासन, ये बड़े श्रेष्ठ हैं पूरे शरीर के लिए खाली। लेकिन पाचन तंत्र मुख्य चीज़ है। पाचन हमारा जितने ज़्यादा अच्छा होगा उतनी अच्छी हमें भूख लगेगी, शरीर उसका अब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा जो भी रस बना है उस, और मल विसर्जन, मलक्रिया ठीक तरीके से संपन्न होगी। ये है सर्वे रोगा अपि मंदाग्नौ, कभी कॉन्स्टिपेशन है, कभी कुछ मंदाग्नि बनेगी, आम बनेगा, तमाम प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होगी। इसलिए मंदाग्नि न हो उसके लिए नियमों का पालन करें और मलक्रिया ठीक रहे, इसके लिए भी प्रारंभ से ही ऐसा करते तो ये समस्या नहीं आती। अगर समस्या आ गई है तो घर पर ही ऐसे कुछ नियमों का पालन करें। हमसे कमेंट्स में इसमें पूछ सकते हैं, और नहीं तो आकर के खाली पेट आकर के सलाह ले सकते हैं।